नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित होगा, आज के इस कार्यक्रम में हम भोजपुरी कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप यह जानते हैं कि पिछले वर्ष से हमने भोजपुरी में पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। दरअसल हमने इसी बात को ध्यान में रखकर अपने विश्वविद्यालय में भाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दुनिया की सभी भाषाएं मधुर और महत्वपूर्ण हैं। भाषाएं मानव के द्वारा मानव को दी गई सबसे बड़ी देन है और इसी उद्देश्य को लेकर हमने भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा भोजपुरी में अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। दरअसल भाषाएं मानव के द्वारा मानव को सबसे बड़ी देन इस रूप में है कि विचारों के आदान प्रदान के लिए मानव ने अक्षरों का, शब्दों का, वाक्यों का निर्माण किया और इसके द्वारा वो अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया की सभी भाषाएं मधुर और महत्वपूर्ण हैं। आज के इस कार्यक्रम में रवा लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। दुनिया के सब भाषा महत्वपूर्ण और मीठ बा। भाषा आदमी के द्वारा दिहल गई सबसे बड़का देन बा। और आज के ई कार्यक्रम में भोजपुरी कविता के बारे में हमनी के बात करब जा। भोजपुरी कविता के बारे में चर्चा खातिर स्टूडियो में हमरा साथे डॉक्टर हरिराम भारती जी पधारले बारे। डॉक्टर भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बा इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर भारती जी के बारे में हम बताएं कि डॉक्टर भारती स्वयं भोजपुरी भाषा के विद्वान, चिंतक, लेखक और यही ना कवि भी बड़े। और एकरो से बड़ एगो सबसे बड़ा औरो बात बा कि डॉक्टर हरिराम भारती बहुत सुंदर स्वर में कविता गायले। तो आज हमनी के इस कार्यक्रम में खाली भोजपुरी काव्य के बारे में आदि से लेके वर्तमान समय तक के बारे में चर्चा ना करब जा, बाकी बीच बीच में हमनी के भोजपुरी कविता के स्वाद के आनंद भी ले। तो जैसा कि हम रवा लोग के बतौनी कि भोजपुरी ही नहीं, इग्नो एगो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अपना दायित्व के निभावे और यही खातिर पिछले 23 बरस से हमनी के सब महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम के शुरुआत कैले बनी जा। और ये पाठ्यक्रम आधार पाठ्यक्रम के बारे में बा, चाहे तमिल हो, बांग्ला हो, उड़िया हो, असमी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, सभी भाषाओं में हमने जो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार किया है उससे निश्चित रूप से भारतीय भाषाओं के बारे में, भारतीय भाषाओं की विशेषताओं के बारे में, भारतीय भाषाओं के साहित्य के बारे में और साहित्य की विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और यही नहीं, भारतीय भाषाएं कितनी समृद्ध है और इसमें रचा गया साहित्य कितना समृद्ध है और आदि से लेकर मध्यकाल से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न कारणों से जो भी बदलाव समाज में, राष्ट्र में आते रहे, व्यक्ति के जीवन में आते रहे, उसका पूरा स्वरूप हमें इन साहित्य में देखने को मिलता है। तो ये जे पाठ्यक्रम बा भोजपुरी में, ये पाठ्यक्रम में भोजपुरी साहित्य के बारे में, भोजपुरी क्षेत्र के बारे में, भोजपुरी कविता के बारे में, कहानी के बारे में, गद्य के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी देहल गई बा। यहू ना हमनी के क्षेत्र से आरंभ करके कंप्यूटर तक के जानकारी ई पाठ्यक्रम में दिहल गई बा। एकरा माने ई भइल कि भाषा में हमनी के जब ई पाठ्यक्रम पढ़ब जा तो हमनी के सब तरह के ज्ञान प्राप्त हुई। भोजपुर क्षेत्र में कैसन विकास भइल, वहाँ के कौन कौन व्यक्ति
ई देश के विकास में अपना योगदान दिले बड़े। और आज वो भाषा में कंप्यूटर के जानकारी भी दिहल गई बा। हम यहाँ जरूर यह बात बतावे के चाहतनी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुर क्षेत्र से रहनी, यहू ना उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम भोजपुर क्षेत्र से रहनी, और यहू ना स्वतंत्रता संग्राम में जे संघर्ष भइल ओकरा में वीर कुंवर सिंह के नाम अग्रगण्य बा। और इस सब क्षेत्र में सब लोग के योगदान राष्ट्र की उन्नति खातिर भइल बा। तो आज जे पाठ्यक्रम हमने के तैयार कैल बानी जा, ये पाठ्यक्रम के स्वरूप ई रूप में बा। रवा देखी ये पाठ्यक्रम के ऊपर मुख्य पृष्ठ पर जब रवा नजर दौड़ाई तो पाइप की एकरा में उत्तर से लेके पूरब तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, दक्षिण तक जौन चित्र जौन लोग के चित्र यहाँ दिए गए बा, उस सब लोग भोजपुरी साहित्य के योगदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिले बड़े। अरे ही नहीं, इनका साहित्य के पढ़ के हमने के ये जानब जा कि भोजपुरी साहित्य के का महत्व बा। तो हम स्टूडियो में उपस्थित आपन विद्वान डॉक्टर हरिंद्र राम भारती जी से सबसे पहला प्रश्न यही करब कि रउआ सबसे पहले ये बताएं कि भोजपुरी साहित्य के शुरुआत कौन रूप में भइल? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रोफेसर साहब। भोजपुरी भाषा का जो है इसमें शुरुआत सबसे पहले कविता के रूप में हुई। जैसे अन्य भाषाओं में कविताएं ही रची गई पहले, ठीक उसी प्रकार से भोजपुरी भाषा में भी कविता का निर्माण हुआ। एक माने ये भइल कि और हमने के सब जानते हैं कि वो साहित्य से अगर परिचित बा और जो भी साहित्य के बारे में रुचि रखते हैं उन्हें निश्चित रूप से यह पता है कि दुनिया की सभी भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं जब हुई तो वो पद्य में हुई। दरअसल जिन दिनों पद्य में रचनाएं हुई वो ऐसा समय था जब कविता के माध्यम से अपने विचारों को साहित्यकार रखते थे। तब गद्य का इस रूप में विकास नहीं हुआ था, यानी अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम, साहित्यिक माध्यम कविता ही थी। और भोजपुरी में भी कविता की शुरुआत होती है। भारतीय भाषाओं में नाथ, सिद्ध, मध्यकाल और आधुनिक काल और वर्तमान काल के रूप में साहित्य का विकास हुआ। तो हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि भोजपुरी में जो कविताएं लिखी गई तो आदि काल में इसका क्या स्वरूप था? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रश्न है। भोजपुरी में आदि काल में जो कविताएं लिखी गईं, ये इसमें भोजपुरी के शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें आदिकाल के कवियों की। उनमें नाम है कवि भूसुक का। 9वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और सहज गीत नामक पुस्तक में उन्होंने अपनी रचना की भोजपुरी की। और एक उदाहरण हम देत बाटी। निश्चित रूप से एक उदाहरण होगा, जरूर सुनाई पढ़ी और गाय के सुनावत है आपके। हाँ। आज भूसे बंगाली भैले, आज भूसु बंगाली भैले, रिय धरड़ी चंडाली लेली। इनमें ये पद में आज भूस बंगाली भैली, भैली शब्द जोन है, ये भैली भोजपुरी के शब्द है। इसका अर्थ क्या है? भैली, भैली का मतलब है होना,
और आज इसी तरह से भोजपुरी प्रदेश में बहुत सारे शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे ऐली, गैली, खैली, बनौली, सौली, उठौली। तो इस तरह से बहुत शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। यानी आदिकाल में भोजपुरी साहित्य में जो कविताएं रची गई और सिद्ध कवियों ने जो रचनाएं की, उनमें हम भोजपुरी के शब्दों का बहुत प्रयोग पाते हैं। सिद्ध के बाद नाथ साहित्य में भी क्या ऐसा देखने को मिलता है? हाँ जी डॉक्टर साहब, इसमें प्रोफेसर नाथ साहित्य में भी सर्वाधिक प्रयोग मिलता है। और उनमें नाथ साहित्य में गोरखनाथ जी का नाम विशेष रूप से हम लेना चाहेंगे। उन्होंने गोरखवाणी में सर्वाधिक प्रयोग भोजपुरी के शब्दों का किया है। और एक उदाहरण प्रस्तुत। काजी मुल्ला कुराड़ा लगाया, काजी मुल्ला कुराड़ा लगाया, ब्रह्म लगाया वेद, का पड़ी सन्यासी तीरथ भ्रमाया, ना पाया निवारणा। रघुआ, यही पद में भोजपुरी के शब्द प्रयोग भवा उमें है तीर्थ, और तीर्थ का अर्थ है तीर्थ। पूजा पाति जपो जिन जाय, पूजा पाति जपो जिन जाय, जोग माही बिंधो आप, छाड़ो वेद बरज व्यापार, पढ़वा गुड़ीवा लोकाचार। यह पद में गोरखनाथ जी पूजा पाठ के छोड़ के योग करे बिना कहत हैं, और लोकाचार की दिशा पावे बिना कहत हैं। यह पद में रहुआ जिन शब्द भोजपुरी के हैं, जिन का अर्थ है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उत्तर भारतीय भाषाओं को गौर से देखें तो लगभग सभी भारतीय भाषाओं में हमें ये शब्द देखने को मिलते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारतीय भाषाओं का जो विकास क्रम हमें देखने को मिलता है वह आदिकाल में कहीं ना कहीं उसका उत्पन्न स्थान एक ही जगह था। भोजपुरी के भी विकास में हम सिद्ध, नाथ में इन शब्दों का प्रयोग देखते हैं। मैं यहाँ पर यह जरूर बताना चाहूँगा कि सामान्यतः हमें यही मालूम है कि कबीर दास हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि कबीर और अधिकतर संतों ने अपनी रचनाएं भोजपुरी में ही की थी, और इस प्रकार कबीर को भोजपुरी का आदि कवि के रूप में भी माना जाता है। मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर भारती जी से कि कबीर के पदों को सुनाएं और कबीर द्वारा जो दिया गया संदेश है समाज को, उसके बारे में भी बताएं। कबीर दास जी भोजपुरी क्षेत्र में पैदा हुए थे और वहीं पले बढ़े, इसलिए उनको जो है भोजपुरी का बहुत अच्छा ज्ञान था, और इसलिए उनको कबीर दास जी को भोजपुरी का आदि कवि अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनका दोहा और साखी शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनकी रचनाओं में जो संग्रह है, उनके संग्रह में बीजक है। बीजक में ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी, साखी शब्द और रामायणी, जिसमें ये आपने प्रयोग किया साखी शब्द और रामायणी।
ये जी। 3 प्रकार के क्यों हैं? ये इनमें क्या अंतर है? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। साखी शब्द जो है, साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रमाण, सबूत। इसमें उन्होंने दोहे का निर्माण किया है, दोहे की रचना की है और अपने दोहे के माध्यम से लोगों को ये जानकारी दी है, लोगों को ये उपदेश दिया है कि किस तरह से हमें समाज में रहना चाहिए, किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। मतलब हर तरह के आचार विचार और धार्मिक जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपने उन्होंने जो महसूस किया है, अपनी आँखों से देखा है, उन्हें जो दृष्टिगोचर हुआ है, सामाजिक अनुभव उनको जो हुआ है, उन अनुभवों को दोहे, शब्द, साखी और रामायणी के रूप में व्यक्त किया है और एक संदेश दिया है जनमानस को। मैं चाहूँगा आप उनकी जी कविताओं को यहाँ सुनाएं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले साखी दोहा प्रस्तुत है। कागा चुने चुने खाया तो कागा चुने चुने खाया, मेरे तन की मांस और दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। इस दोहे में कबीरदास जी ने कागा को जो संबोधित किया है, कहा है कि देखिए हे कौआ, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के मांस को चुन चुन करके खा लेना, अपनी इच्छा मिटा लेना, अपनी भूख मिटा लेना, लेकिन तुमसे यह मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि मेरे नेत्र को मत खाना, दोनों नेत्र जो है साबुत छोड़ देना। उससे मेरा यह लाभ होगा कि मैं अपने प्रीतम का दर्शन कर पाऊँ। यहाँ कबीरदास जी ने स्वयं को एक स्त्री के रूप में, एक नायिका के रूप में चित्रित किया है और ईश्वर को, पार ब्रह्म परमेश्वर को प्रीतम के रूप में चित्रित किया है। मैं और हम सभी जानते हैं कि कबीरदास की प्रासंगिकता आज भी है और आज भी उन पर शोध होता है, और आज भी वो प्रासंगिक क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए जो संदेश दिया, धार्मिक मतभेद को बुलाकर समाज में एक साथ रहना और उसके साथ साथ हमें किस प्रकार का आचार विचार करना है, उसकी बात कही है। सबसे बड़ी बात तो ये भी देखने में आती कि उस जमाने में जब कर्मकांड बहुत ऊंचाई पर था और कोई चूं तक नहीं कह सकता था, उस समय उन्होंने धर्म के ठेकेदारों को बहुत ही कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे कुछ पदों को यहाँ जरूर सुनाएं। आज भौतिकवादी युग है, लोग सोचते हैं कि हम कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लें, कितने भौतिक सुख साधन संग्रहित कर लें। आज पूरी दुनिया उसी में समाई हुई है, खोई हुई है और दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बड़ा होने के बारे में, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते, ईश्वर के बारे में नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा, इस धन संपत्ति का क्या होगा, इसको संग्रहित करके हम क्या करेंगे। एक दोहा प्रस्तुत है। कबीरा गर्भ न कीजिया तो कबीरा गर्भ न कीजिया, काल गहे करके और ना जाने कित मारी हैं का घर का परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे भाई, क्यों आप
इतना बड़ा आपके अंदर घमंड है। गर्व शब्द, गर्व का अर्थ है घमंड। तो कहते हैं लोगों को कि समझाते हैं, संदेश देते हैं कि भाई क्यों आप गर्व करते हैं, क्यों व्यर्थ में अभिमान करते हैं। और आपको ये पता नहीं है कि एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यह शरीर नाशवान है। ये सृष्टि जो है ऊपर प्रकृति की बनाई हुई है, ये नाशवान है। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। और हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अमर होकर के नहीं आए हैं, हमें भी मरना है, हमारी भी मृत्यु होगी, हमारा भी अंत होगा। और उस काल को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा जो है सदैव वो हमारे पीछे मौजूद रहता है, विद्यमान रहता है। वो हमारे सिर के बाल को काल गहे कर केस, हमारी मृत्यु जो है अपने हाथ से हमारे पीछे सिर के बाल को पकड़ रखा है, अर्थात अपने कब्जे में कर रखा, अपने नियंत्रण में कर रखा है। पता नहीं कब हमारे ऊपर हमला कर दे, आक्रमण कर दे और हमारा विनाश कर दे। यही उनका भाव है। यानी जीवन की नश्वरता को कबीरदास ने बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत किया है और यही संदेश दिया है कि इस जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए और सामाजिक काम में, दूसरों के सहयोग में और दूसरों की उन्नति में भी अपना योगदान देना चाहिए। एक और बात मैं यहाँ जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि धर्म के ठेकेदारों को जब वो ललकारते हैं तो उनका स्वरूप किस रूप में होता है? उनके कुछ ऐसे पद को आप सुनाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रोफेसर साहब। आज बहुत ऐसी चीज़ें हैं दृष्टिगोचर होती हैं कि जो वो झूठे फरेब अपने दिखावे में आकर के लोगों को बरगलाते हैं, नुकसान करते हैं। तो उन सब चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए कबीरदास जी ने इन बातों का उल्लेख किया है और पर्दाफाश किया है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, सिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। वो कहते हैं कि भाई माला को फेरते हुए आपका युग बीत गया, बहुत समय आपने व्यतीत कर लिया, लेकिन आपके मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि उसके माला के फेरने से आप पर कोई प्रभाव पड़ा हो, क्योंकि आपका चित्त जो है एकाग्र नहीं है। आप सही तरीके से ईश्वर का स्मरण नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा ढोंग करने से क्या फायदा है, ऐसा प्रपंच करने से कोई लाभ नहीं है। कर का मन का डार दे, मन का फेर। वो कहते हैं कर का मन का डार दे, कर का मन हाथ का। हमें इस तरह से ढोंग न करके, जब हमारा मन स्थिर नहीं है और सही तरीके से हम मन को नहीं लगा रहे हैं भजन में, ईश्वर के स्मरण में, तो क्या फायदा है। कर का मन का डार दे, मुझे अपने हाथ के मन का यानी माला को डार देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। मन का फेर, यह श्लेष है, मन का फेर। अपने मन रूपी माला को फेरो, विचारों को शुद्ध करो, तभी आपका कल्याण होगा। बाकी दिखावा करने से, ढोंग और प्रपंच करने से आपका उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि कबीरदास ने अपने मन के परिवर्तन की ओर जोर देने को कहा, ऊपरी दिखावे से हटकर, पाखंड को छोड़कर अपने मन में जो परिवर्तन लाने की ओर ही ध्यान केंद्रित करने को कहा है। एक बात मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि यहाँ जो इन पदों में
भोजपुरी के वो जो शब्द हैं उनको जरा आप बताएं। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया। जुग मतलब युग है, युग का अर्थ है युग। कर का मन का फेर, कर का मन का डार दे, डार दे, डार शब्द जो है ये भोजपुरी का है। डार माने अलग कर दीजिए, छोड़ देना, छोड़ देना। मन का फेर, इसमें डार शब्द ये भोजपुरी का है। भोजपुरी कविता का विकास निरंतर होता रहा। आदिकाल में सिद्ध, नाथ, कबीर और अन्य संत कवियों में भी हम भोजपुरी के काव्य को देखते हैं। कबीरदास के बाद भोजपुरी के उन कवियों के बारे में आप जरूर बताएं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भोजपुरी कविता को आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रोफेसर साहब। कबीरदास जी के बाद जो है मलूक दास का नंबर आता है। मलूक दास का भी स्थान ऊंचा है और उन्होंने भी समाज के विकास के लिए, सुधार के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और अपनी लेखनी में बहुत अच्छी बातें कही है दोहे के माध्यम से। और दोहा प्रस्तुत है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगरी करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। डॉक्टर साहब, इनमें चाकरी और करे, चाकरी शब्द का अर्थ है नौकरी, करे करना। ये शब्द भोजपुरी के आए हैं और इनके कहे का मतलब भी है कि अजगर करे न चाकरी, अजगर कबहू नौकरी ना करत। अब पंछी करे न काम, चिड़िया जो है वो कभी काम नहीं करती है अपनी उदर पूर्ति के लिए खास तौर से। और दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। मलूक दास कहते हैं कि चाहे ये काम न करें, खास तौर से अजगर और पक्षी जीव जंतु, लेकिन तबो इनका भगवान भोजन जरूर देते हैं। जो सृष्टि के रचयिता जो हैं वो इनका खुराक जरूर देते हैं। इनका जिए बिना कुछ न कुछ भोजन जरूर मुहैया करावत हैं। भोजपुरी कविता के विकास में संत कवियों का बहुत बड़ा योगदान है और हम यहाँ पर सारे कवियों को नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भोजपुरी काव्य के विकास में जहाँ एक और सिद्ध, नाथ, भक्त कवियों ने योगदान दिया, इससे भी पूर्व लोक जीवन में, लोक गीतों में, लोक काव्य वर्तमान रहा है और इसका स्वरूप हमें विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। ऋतुओं से जुड़े हुए काव्य, सामाजिक संस्कारों से जुड़े हुए काव्य और आचार विचार से जुड़े हुए काव्य हमें लगातार निरंतर लोक साहित्य में देखने को मिलता है और इसका अपार भंडार भोजपुरी लोक साहित्य में है। और मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि लोक साहित्य का संग्रह करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन आदि थे। मैं अक्सर से ये जानना चाहूँगा कि लोक साहित्य में जो भोजपुरी के काव्य हमें मिलते हैं उनके कुछ उदाहरण आपके पास हैं और किन लोगों ने लोक साहित्य को जोड़ा है, इकट्ठा किया है? जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनके अलावा, संत कवियों के अलावा, आदि कवियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी भोजपुरी के कवि हैं जिनका नाम
बहुत आदर से लिया जाता है। जैसे भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर पढ़े लिखे तो नहीं थे, वो बिहार प्रांत में उत्पन्न हुए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र थी और उनका नाटक विदेशिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने में परिपूर्ण है। वो उनके लिखने का विषय यही रहा है कि पहले गांव के लोग कलकत्ता कमाने के लिए जाते थे, बंगाल जाते थे, तो अपने परिवार को छोड़ करके जाते थे। आज की वर्तमान की स्थिति है कि हम अपने परिवार को साथ में रखते हैं और नौकरी करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, लेकिन पहले की स्थिति ऐसी नहीं थी। तो उसको आधार बना करके उन्होंने जो रचना की है उसमें बहुत ही अच्छा भाव है। एक स्त्री अपने पति को नहीं चाहती कि वो परदेश जाए, उसको रोकती है कि आप बाहर मत जाइए और आपकी सारी सुविधाएं आपके लिए यहीं मैं मुहैया कराऊंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पति को रोकती है, समझाती है। अरे धाइया वा लहुरी ननदिया से, धाइया वा लहुरी ननदिया हो, तोरा भैया गैलरी सियाई मोरी ननदिया, और तोरा भैया गैलरी सियाई मोरी ननदिया। उसकी ननद कहती है कि भाभी जी, मेरे भैया ऐसे नहीं हैं, वो बहुत ही अच्छे विचार के हैं, बहुत सीधे साधे हैं, सहज भाव के हैं, लेकिन आपने निश्चित रूप से उनको कुछ कहा होगा, उनके मन में ऐसी चुभने वाली बात कहा होगा कि जो उन्हें हार्दिक कष्ट हुआ, इसलिए वो आज नाराज होकर के परदेश जा रही हैं। तो भाभी कहती है ननद से, हर ना तो ननदा मारे बाटी, ना तो ननदा मारे बाटी, ना ही गरियाए बाटी, हर सुत बिना गैलरी सियाई मोरी ननदिया, हो सुत बिना गैलरी सियाई मोरी ननदिया। तो इस तरह से वो अपनी ननद को समझाती है भाभी कि मैंने कुछ नहीं कहा है, बस वो विश्राम करने के लिए वो उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ आराम करें और उनके विचारानुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए नाराज होकर के वो परदेश के लिए तैयार हो गए हैं। अब क्या करें, अब वो निकल पड़ते हैं। उसका जो पति है वो नाराज होकर के जा रहा है, तो उसको समझाए, हर जाई के पुरुबरउआ कबहू न भखिया, जाऊ के पुरुबरउआ कबहू न भखिया, अरे पुरुबा के देशवा में बारे बंगलिनिया राजा, पुरुबा के देशवा में बारी बंगलिनिया सैया, अरे जदुआन मारी तो है सुगना बनाई है, ओ जदुआन मारी तो है सुगना बनाई है, और दिनमा में टंगी है सैया, दिनमा में टंगी है सैया, लोहे के पिजड़वा हो, और रतिया की डुडुआ खेलामई हो सजनवा, रतिया में डुडुआ खेलामई हो बलमुआ। उसको कहती है अपने पति को कि आप नाराज होकर के जा रहे हैं, लेकिन वहाँ बंगाल की जादू मैंने सुना है
कि वहाँ की जादूगरनी अपने बस में कर लेती हैं, पर पुरुष को, नवयुवक को वो इस तरह से अपने कब्जे में कर लेती हैं कि दोबारा वापस नहीं आने देती। अब आप खूबसूरत हैं, हे प्रीतम, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आप बंगाल मत जाइए, कलकत्ता मत जाइए, पूर्व के देश मत जाइए, आपके लिए वहाँ बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आखिर मैं तो हूँ ना, आपको क्या परेशानी है, आप घर में ही रहिए और हमारी गलती को क्षमा कीजिए। भिखारी ठाकुर के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया और उनके विदेशिया रचना को गाकर सुनाया। दरअसल भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं और भिखारी ठाकुर अपने आप में एक चलती फिरती संस्था के रूप में जाने जाते हैं। भिखारी ठाकुर स्वयं कवि थे, स्वयं कविता करते थे, नाटक लिखते थे, नाटकों का मंचन करते थे और अपनी मंडली को लेकर जगह जगह जाते थे। इतिहास गवाह है कि भोजपुरी क्षेत्र में या यहाँ तक कि कलकत्ता तक शेक्सपियर के रूप में विख्यात भिखारी ठाकुर जहाँ कहीं जाते वहाँ लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था। दूर दूर तक संदेशा चला जाता था कि भिखारी ठाकुर का नाटक होने वाला है। और दरअसल भिखारी ठाकुर पूर्ण रूप से एक संस्था के रूप में ही थे, क्योंकि उनकी रचनाओं में जो सामाजिक संदेश दिया गया है वो अद्भुत है। एक और आपने देखा कि किस प्रकार वह ऐसा समय था कि कलकत्ता पूरब के क्षेत्र में एक ऐसा स्थान होता था जहां लोग नौकरी की तलाश में जाते थे और वहां से पैसे इकट्ठा कर अपने सुदूर गांव को भेजकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और ऐसे में परिवार में पत्नी अकेले रह जाती थी और किस प्रकार वो अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती हैं उसे उन्होंने बड़े बेखूबी प्रस्तुत किया है। भिखारी ठाकुर की बहुत सारी रचनाओं में हमें सामाजिक कुरीतियों के बारे में सच्चा स्वरूप देखने को मिलता है। भिखारी ठाकुर की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। मैं यहाँ जरूर चाहूँगा कि भिखारी ठाकुर के बाद जिन रचनाकारों ने भोजपुरी काव्य को समृद्ध किया है उनके नाम जरूर आप बताएं। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत इनके बाद जो है भिखारी ठाकुर के बाद कुछ ऐसे रचनाकार रहे हैं जिन्होंने विशेष योगदान दिया है। उनका नाम मार्कंडेय दास, रसूल मियाँ, जगरदेव, कवि कुंजन, बिहारी राम, नारायण महतो, परगन राम, कवि बावला। इन कवियों ने तो जैसा कि भोजपुरी साहित्य के इतिहास में इन कवियों के बारे में कि इन कवियों ने सामाजिक मुद्दे को बहुत बखूबी प्रस्तुत किया है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक काल के और किन किन कवियों ने भोजपुरी साहित्य को समृद्ध किया। हाँ डॉक्टर साहब, इनके अलावा जो हैं चंद्रशेखर मिश्र, रघुवीर नारायण, महेंद्र मिश्र और राधा मोहन, मोती बीए, पांडे कपिल, हरेंद्र देव नारायण, बच्चन पाठक आदि का नाम उल्लेखनीय है। आपने हरेंद्र देव नारायण का नाम लिया। उनके पिता रघुवीर नारायण, जिनकी रचना भी बहुत मशहूर रही है और रघुवीर नारायण की रचना में भारत के विशेषता के बारे में, भारत की सुंदरता के बारे में बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है। रघुवीर नारायण के बेटे हरेंद्र देव नारायण ने 1956 में एक ऐसी रचना की जिससे भोजपुरी साहित्य और समृद्ध हुआ और वह रचना थी वीर कुंवर सिंह महाकाव्य। वह ऐसा समय था जब भोजपुरी में महान
सपूतों के बारे में वर्णन करने का दौर चला था और स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह का योगदान सभी जानते हैं। और वीर कुंवर सिंह महाकाव्य के द्वारा रघुवीर नारायण ने न केवल फिरंगियों के द्वारा जो युद्ध का वर्णन है उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, साथ ही उनकी पदों में, उनकी रचनाओं में यह भी संदेश मिलता है, जो 2 पंक्तियां मुझे याद है वो मैं जरूर यहाँ सुनाऊंगा कि नर समाज जब करवट लेला, जुग बदलेला, क्रांति मचेला। वो संदेश देते हैं कि जब मानव, जब मनुष्य, जब जनता इकट्ठी हो जाती है, जनता में जब विद्रोह फैल जाता है तो युग बदल जाता है, परिवर्तन होता है। तो भोजपुरी कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह भी रही है कि हर युग में तत्कालीन विमर्शों को लेकर कवियों ने रचनाएं की। और यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि वर्तमान समय में जिन मुद्दों को लेकर आज रचनाएं की जा रही हैं, बहुत पहले राहुल सांकृत्यायन ने उन मुद्दों को उठाया था और अन्य कवियों ने उठाया था, चाहे दलित विमर्श हो या स्त्री विमर्श हो। उन मुद्दों को बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में किन कवियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इस समय तो बहुत ऐसे कवि हैं जिनका नाम लेना चाहूँगा। जरूर। इसमें चंद्रशेखर मिश्र, रघुवीर नारायण, महेंद्र मिश्र, ये तो हैं ही, वर्तमान में तो हैं ही, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे कवि हैं जो लिख रहे हैं और भोजपुरी कविता में उनका विशेष योगदान है, जिसमें नाम तो काफ़ी हैं लोगों के, लंबी फहरिस्त है और थोड़ा समय का भी अभाव। मैं यहाँ पर जरूर, जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया था कि डॉक्टर साहब स्वयं कवि हैं और भोजपुरी कविता लिखते हैं। तो जो भोजपुरी कविता का विकास वर्तमान समय में भी है, उसका एक उदाहरण मैं जरूर यहाँ उनके मुँह से ही सुनना चाहूँगा। और भोजपुरी में जो विरहा, चैता आदि ऋतुओं से जुड़े कविताएं हैं, उनमें स्वयं ही रचना करते हैं। तो आप अपनी कुछ कविताओं को यहाँ सुनाएं। जी बिल्कुल सुनाएंगे। डॉक्टर साहब, एक चैता है। चैता का तात्पर्य है, चूँकि यह गीत चैत्र के महीने में गाई जाती है और विरह वेदना से युक्त है, परिपूर्ण है। एक चैता प्रस्तुत है। अरे आजू कोयलरी बोलू आधी रतिया, हो रामा बिरहिनी तोरी बोलिया। रोज रोज बोलू कोयलरी सजवा बिहनवा, रोज रोज बोलू कोयलरी सजवा बिहनवा। आजू काहे बोलो आधी रतिया, हो रामा आजू काहे बोलो आधी रतिया, हो रामा बिरहिनी तोरी बोलिया। और कहती है, होत भीन सरवा, होत भीन सरवा, बगिया कटई बे, खोतवाल अगिया लगई बे तोरे खोतवा, हो रामा बिरहिनी तोरी बोलिया। धन्यवाद। आज की इस कार्यक्रम निश्चित रूप से भोजपुरी काव्य के आदि, मध्य और वर्तमान समय के बारे में जो कविता का विकास हुआ उसके बारे में आप ज़रूर इसके बारे में लाभ उठाए होंगे और उसकी जानकारी प्राप्त की होगी। मैं चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो कविता का स्वरूप है उसके बारे में अंतिम आप कुछ बात कहें।
हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है कि वर्तमान समय में, अब मेरे तो गीत आपने मेरे तो सुन ही लिया आपने चैता, लेकिन आप भी एक स्वयं कवि हैं और आपकी कुछ चंद पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहूँगा। 2 पंक्तियाँ। हाँ, 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। भोजपुरी माई खातिर ठनल बा युद्ध बंधल बा समा, एक ओर झूठ और मूर्ख क सेना, दूसर का ओर सच्चाई और समानता के। तो ई का अचंभा भैल पितामह और विपक्ष का जोरे। तो इस तरह से आपने जो है जो भोजपुरी भाषा का रूप प्रस्थापित किया है और बहुत सराहनीय काम किया है, ये आपकी कविता में देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा समाप्त होने वाला है और भोजपुरी कविता के विकास और वर्तमान के रूप में जरूर जानकारी आपने प्राप्त की होगी। धन्यवाद।